हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.40 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। फॉर द सिस्टम एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, डिटरमाइन द एक्सेलरेशंस a1, a2, a3 and a4 of all the loads immediately after the lower thread keeping the system in equilibrium has been cut. Assume that the threads are weightless and inextensible. The springs are weightless. The mass of the pulley is negligibly small and there is no friction at the point of suspension. So एक बार मैं आपको पहले वो चित्र दिखा रहा हूं जो बना हुआ है, तो उससे पहले आप समझें कि सिचुएशन क्या है। ये एक फिक्स्ड रूफ है मान लें, और इसमें एक पुली को हैंग किया गया है और फिर इस पुली से 4 मासेस को स्प्रिंग की हेल्प से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है। एक बार आप देख लें, 2 ब्लॉक इस तरफ अटैच किए गए हैं स्प्रिंग में और 2 ब्लॉक सेकंड साइड अटैच किए गए हैं। ब्लॉक्स के बीच में स्प्रिंग को रखा गया है बोथ साइड, और कुछ स्ट्रिंग्स को भी यूज किया गया है। ये सेकंड साइड राइट साइड एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस सिस्टम को ग्राउंड पर रोक दिया गया है। इन मासेस को M1, M2, M3 और M4 बताया गया है। स्प्रिंग के कांस्टेंट्स के गिवन है दोनों स्प्रिंग के लिए, और आपको कैलकुलेट करना है A1, A2, A3, A4 जो कि उन चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन से हैं। जिन चारों ब्लॉक्स को आप देख पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं जब इस लोअर थ्रेड को कट कर दिया गया है। यानी इस थ्रेड को कट करने के बाद इन चारों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, हमें वो चारों वैल्यूज बतानी है। तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, एक बार समझें। सबसे पहले जब इस थ्रेड को कट नहीं किया गया है, उस समय के इस ब्लॉक सिस्टम के डायनेमिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। M2 से स्टार्ट करेंगे। M2 ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर डिस्कस किया जाए तो इस पे लगने वाले फोर्सेस में एक फोर्स M2G जो कि इसका वेट है एक्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स स्प्रिंग लगा रही है जिसे मैं इस केस के लिए X2 लिख ले रहा हूं। M2 ब्लॉक के करस्पॉन्डिंगली मैंने X2 यूज किया है। जो एक्सटेंशन डेवलप होगा इस स्ट्रिंग में वो होगा M2G बाय K। यहां पर ध्यान दें, मैंने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके ये X2 का वैल्यू कैलकुलेट किया है। मैंने इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट क्यों किया है, आप जानते हैं कि जब तक ये थ्रेड कट नहीं होगा तब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। किसी भी ब्लॉक पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और ऐसा केवल तब हो सकता है जब अपवर्ड फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो। इतने एक्सपेंशन के साथ ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के वेट को मैनेज करेगी। इतना एक्सपेंशन डेवलप होगा इस स्प्रिंग में। अब अगर हम M1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे डिस्कस करें तो एक बार M1 के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें। M1 ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस में एक फोर्स उसका वेट M1G है, जबकि एक फोर्स उसके अपर हिस्से में लगी हुई स्ट्रिंग का टेंशन होगा। यहां पर ध्यान दें, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को एक टेंशन दे रही है जिसे हम इस डायग्राम में T सिंबल से शो कर रहे हैं। चूंकि M1 से एसोसिएटेड है तो मैं इसे T1 लिख ले रहा हूं। एक फोर्स और इस ब्लॉक पे परफॉर्म कर रहा है, चूंकि ये स्प्रिंग के इस ब्लॉक के प्रेजेंट होने के कारण इतनी लेंथ तक इलोंगेट हो चुकी है। अपनी इस लेंथ इलोंगेशन के अकॉर्डिंगली ये स्प्रिंग के X2 फोर्स एक्सर्ट करेगी इस M1 ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जैसा कि डिस्कशन हो चुका है Kx2 की वैल्यू को M2G के इक्वल माना जा सकता है। तो मैं यहां पर Kx2 लिखने के बजाय इस ब्लॉक पर M2G प्रेजेंट कर रहा हूं।
इसे देखकर आप कंफ्यूजन में ना आए। मैं इस ब्लॉक के वेट को लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इस स्प्रिंग जो कि इस ब्लॉक से अटैच्ड है उसके द्वारा लगाए गए फोर्स को लिख रहा हूं, और न्यूमेरिकली वो kx2 फोर्स m2g के बराबर है, इसीलिए उसे रिप्लेस कर दिया है मैंने। अब इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो T1 का वैल्यू m1 प्लस m2g के इक्वल आना चाहिए। यह दूसरा इक्वेशन बन चुका है इसके इक्विलिब्रियम से एसोसिएटेड। अब आगे ध्यान दें कि जो टेंशन स्ट्रिंग के इस पार्ट पर लगेगा वही टेंशन इस पार्ट पर भी लगेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर मैं M3 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करूं तो जो फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे वो होंगे M3G। इस स्ट्रिंग के द्वारा ब्लॉक पे लगाया गया टेंशन, और चूंकि हम जानते हैं कि यह स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है और हिंज पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, इस आइडियल कंडीशन में जो टेंशन इस पार्ट पर लगेगा वही इस पार्ट पर भी लगेगा। टेंशन की वैल्यू को T1 लिखने के बजाय मैं उसकी वैल्यू M1 प्लस M2G लिख रहा हूं। आप कंफ्यूजन में ना आए, आप ध्यान देते रहें कि इसे T1 लिखा जाना था, लेकिन चूंकि नेक्स्ट लाइन में हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे तो हम चाहेंगे कि कांस्टेंट टर्म्स जितने ज्यादा इन्वॉल्व हो उतना बेहतर होगा। ये फोर्स मैंने T के लिए रिप्लेस किया है, M3G में बना चुका हूं, और ये जो स्प्रिंग लगी हुई है इस केस में अगर मैं इस स्प्रिंग द्वारा लगाए गए फोर्स को kx3 नाम दूं, 3 मैंने M3 के अकॉर्डिंगली कहा है। अब इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए kx3 और M3G का सम M1 प्लस M2G के इक्वल होना चाहिए। इसे सॉल्व करने पर x3 का वैल्यू आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M3G अपॉन k। यहां पर ध्यान दें M3G टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया गया है और k को डिनोमिनेटर में ले लिया गया है। इतने एक्सपेंशन के साथ ये दूसरी स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक के बीच में अटैच रहेगी। 3 ब्लॉक के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन चुकी है। आप ध्यान देते रहे, ये सभी इक्वेशन उस कंडीशन के लिए बनाई जा रही हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इस लोअर स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया है। अब ध्यान दें कि अगर हम चौथे ब्लॉक के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या कंडीशन बनेगी एक बार समझें। फोर्थ ब्लॉक पर एक उसका वेट जो कि M4G है डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, जो स्प्रिंग उसके साथ अटैच्ड है उस स्प्रिंग के द्वारा एक फोर्स kx3 अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा M4 ब्लॉक के लिए। यहां पर ध्यान दें, जो फोर्स इस अपर ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रही है ये स्प्रिंग, वही फोर्स इस लोअर ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में देगी। आप जानते हैं एक एक्सपेंडेड स्प्रिंग अपने दोनों टर्मिनल्स पे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को इस तरह खींचेगी कि वो अपने नॉर्मल लेंथ पे जाने की कोशिश करे। इस कंडीशन में जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में M4 ब्लॉक पर लगेगा वो kx3 होना चाहिए, और इसे एक बार फिर से मैं M1, M2, M3 के टर्म में लिख रहा हूं ताकि हम कांस्टेंट्स की संख्या को बढ़ा सकें अपनी इक्वेशन में और वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकें इजीली। इन दोनों फोर्सेस के अलावा जैसा कि दिखाई दे रहा है एक्सटेंडेड कंडीशन में ये थ्रेड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में M4 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। इस फोर्स को इस M4 के लिए मैं T4 लिख ले रहा हूं। अगर हम इक्वेट करें इसके इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस को तो क्या वैल्यू मिलेगी एक बार ध्यान से देखें। ये बनेगा T4 प्लस M4G इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 इंटू G। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके T4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो T4 का वैल्यू आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 इंटू G। कुछ इस तरह से T4 की वैल्यू हमें मालूम चलेगी जो कि इस स्ट्रिंग का टेंशन
होगा, यानी वो टेंशन जो इस स्ट्रिंग ने एक्सर्ट किया है ब्लॉक पे, और हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में इसी स्ट्रिंग को कट किया जाना है। सो अब प्रॉब्लम पे आते हैं कि जब इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे सिस्टम में। तो समझें, M4 से ही स्टार्ट करते हैं। M4 इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में था। आप मान सकते हैं कि M4 के इक्विलिब्रियम में रहने की वजह ये दोनों फोर्सेस हैं। आप ये मान सकते हैं कि T4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा होगा और ये फोर्स जो इसके इक्वल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा होगा। हम देख पा रहे हैं कि M4G जो कि इसका वेट है डाउनवर्ड होगा, लेकिन उसे एक फोर्स के रूप में इन सभी फोर्सेस से माइनस करने के बाद ये जो नेट आउटकम आया है, हम माइंड मेकअप कर सकते हैं कि इसे हम केवल एक यूनिक फोर्स के रूप में अपवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग को कट करते ही ये फोर्स वैनिश हो जाएगा, T4 का वैल्यू इंस्टेंटली 0 हो जाएगा, जबकि एसोसिएटेड स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन के कारण फोर्स डेवलप हुआ है, यानी एक्सपेंशन के कारण जो फोर्सेस ये स्प्रिंग दे रही हैं इन सभी ब्लॉक्स को, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं एक स्प्रिंग जब तक इलोंगेटेड है वो तब तक फोर्स देती है। चूंकि इस स्प्रिंग के काटने पर इंस्टेंटली ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाए, तो ये स्प्रिंग अभी भी वो सभी फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो ये पहले करती थी। इसके अलावा M4 और M3 इन सभी ब्लॉक्स के जो वेट हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे पहले थे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम M4 के लिए स्ट्रिंग के कट होने के बाद डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखें तो हम समझ सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला ये फोर्स इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। अब अगर हम M4 के लिए डायनेमिकल इक्वेशन लिखें उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी एक बार ध्यान से देखें। M4 पर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4G है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के कट होने के बाद अब कोई भी फोर्स इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है। इस ब्लॉक के लिए डायनेमिक्स की इक्वेशन होगी M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4G, जिसे मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला फोर्स मान रहा हूं, इक्वल टू M4 इंटू A। और अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो इस M4 ब्लॉक के एक्सेलरेशन, जिसे इस क्वेश्चन में A4 सिंबल से प्रेजेंट किया गया है, तो मैं यहां पर इसे A4 लिख देता हूं, कैलकुलेट किया जा सकता है। A4 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4G अपॉन M4। कुछ इस तरह का एक्सेलरेशन डेवलप होगा M4 ब्लॉक में अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम बात करें M3 ब्लॉक की, तो ध्यान दें कि M3 ब्लॉक पर जो फोर्सेस परफॉर्म कर रहे थे उनमें इस स्प्रिंग के एक्सपेंशन के द्वारा डेवलप्ड फोर्स KX3 और इस ब्लॉक का अपना वेट M3G शामिल थे। और आप जानते हैं कि इस स्प्रिंग का एक्सपेंशन इंस्टेंटली 0 नहीं हो सकता है, और आप जानते हैं कि जब तक इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन रहेगा इस अपर स्ट्रिंग में भी टेंशन रहेगा। इस ब्लॉक का कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही होगा जैसा स्ट्रिंग के कटने से पहले था। एक बात स्टूडेंट माइंड में रखें कि यह प्रॉब्लम जस्ट कट के बाद डिस्कस किया जा रहा है, इमीडिएटली डिस्कस किया जा रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नहीं। हर बच्चा जानता है कि लॉन्ग टाइम के बाद सिचुएशन में काफी चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है इमीडिएटली, तो उस केस के लिए इन फोर्सेस पिक्चर की बात की जा रही है। चूंकि ये पिक्चर इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, इसीलिए इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को पहले की तरह 0 माना जा सकता है। अगर हम M1 ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस यानी टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स और इसका अपना वेट, ये अनचेंज रहेंगे इमीडिएटली कट करने के बाद स्ट्रिंग को, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 आएगा।
और फाइनली अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं जिसका वेट m2g है, तो इस ब्लॉक पर लगने वाले दो फोर्स m2g और kx2 हैं और दोनों ही इस स्ट्रिंग के कटने से इनवेरिएंट रहेंगे। ये बात स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रिंग को कट करने पर स्ट्रिंग का फोर्स इंस्टेंटली जीरो हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग के फोर्सेस डेवलप होते हैं एक्सपेंशन के कारण, और स्ट्रिंग को कट करने से वो एक्सपेंशन इंस्टेंटली जीरो नहीं हो पाएगा, वो एक्सपेंशन बना रहेगा दोनों स्प्रिंग्स में, और यही वजह है कि दोनों स्प्रिंग्स के बीच में लगा हुआ थ्रेड जो है उसमें भी एक टेंशन बना रहेगा। सो इन तीनों ब्लॉक्स के लिए पिक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इन तीनों का एक्सेलरेशन जीरो होगा। चौथा ब्लॉक जो कि m4 के नाम से दिया जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। इस आंसर को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये प्रेजेंटेशन बताता है कि आप m1 m2 के सम को m3 m4 से ज्यादा मान रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी के फ्री बॉडी डायग्राम के एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। थैंक यू।